प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र और आज इस कार्यक्रम में एक बहुत अनूठे विषय को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा मियावाकी वनों की। प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इसका जिक्र किया था, आपको याद होगा। हम सब जानते हैं श्रोताओं की पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में बहुत गहरी चिंताएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और अपने अपने स्तर पर व्यक्ति हो, समाज हो, तमाम ऐसे संगठन हैं या सरकार भी अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, उसको हम बेहतर से बेहतर स्थिति में बनाए रख सकें। लेकिन चुनौती वहां आती है जहां पेड़ लगाने की या फॉरेस्टेशन की जगह नहीं है। जैसे बड़े बड़े शहरों की बात आप ले लें, उन शहरों में सिर्फ कंक्रीट का जंगल नजर आता है, हरे भरे पेड़ कहीं नजर नहीं आते या आते भी हैं तो बहुत कम संख्या में। और वहां समस्या भी है क्योंकि जगह नहीं है प्लांटेशन के लिए। ऐसे में इस मियावाकी तकनीक ने हमें एक उम्मीद की रोशनी दी है और शायद बहुत सारे लोग इस बात को जान भी ना पाते अगर मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने इसका जिक्र ना किया होता। तो इसलिए ये एक उम्मीद की किरण शहर में रहने वालों के लिए है और सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके शहरों में इस तरह के काम हो सकते हैं या हो रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि हम भी अपने अपने स्तर पर इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। अब मियावाकी तकनीक जो फॉरेस्टेशन की है, वनीकरण की है, प्लांटेशन की है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आइए पहले मन की बात का वो हिस्सा हम जरूर सुने जिसमें प्रधानमंत्री महोदय ने मियावाकी तकनीक से लगाए गए ऐसे ग्रीन बेल्ट्स की या हरित पट्टियों की बात की है जो शहरों में हमें एक नया जीवन देने के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारतवासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसात भी करते हैं। इसी का एक उदाहरण है जापान की तकनीक मियावाकी। अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावाकी जंगल तेजी से फैलते हैं और 2-3 दशक में जैव विविधता का केंद्र बन जाते हैं। अब इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। हमारे यहाँ केरला के एक टीचर श्रीमान राफी रामनाथ जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीर ही बदल दी। दरअसल रामनाथ जी अपने स्टूडेंट्स को प्रकृति और पर्यावरण के बारे में गहराई से समझाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक हर्बल गार्डन ही बना डाला। उनका ये गार्डन अब एक बायोडायवर्सिटी जोन बन चुका है। उनकी इस कामयाबी ने उन्हें और भी प्रेरणा दी। इसके बाद राफी जी ने मियावाकी तकनीक से एक मिनी फॉरेस्ट यानी छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम। अब इतना खूबसूरत नाम तो एक शिक्षक ही रख सकता है, विद्यावनम। रामनाथ जी के इस विद्यावनम में छोटी सी जगह में 115 वैरायटीज के 450 से अधिक पेड़ लगाए गए। उनके स्टूडेंट्स भी इनके रखरखाव में उनका हाथ बटाते हैं। इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे, आम नागरिक काफी भीड़ उमड़ती है। मियावाकी जंगलों को किसी भी जगह, यहाँ तक कि शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ समय पहले ही मैंने गुजरात में केवड़िया एकता नगर में मियावाकी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया था। कच्छ में भी 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में मियावाकी पद्धति से स्मृति वन बनाया गया है। कच्छ जैसी जगह पर इसका सफल होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राकृतिक परिवेश में भी ये तकनीक कितनी प्रभावी है। इसी तरह अंबाजी और पावागढ़ में भी मियावाकी मेथड से पौधे लगाए गए हैं। मुझे पता चला है कि लखनऊ के अलीगंज में भी एक मियावाकी उद्यान तैयार किया जा रहा है। पिछले 4 साल में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे 60 से ज्यादा जंगलों पर काम किया गया है। अब तो ये टेक्निक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। सिंगापुर, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे कितने ही देशों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। मैं देशवासियों से
खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि वे मियावाकी पद्धति के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें। इसके जरिए आप अपनी धरती और प्रकृति को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री महोदय ने इस नई तकनीक को लेकर जो चर्चा की, और इस चर्चा में उन्होंने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख भी किया जो इस तरह का काम कर रहे हैं, यानी धरातल पर व्यवहारिक स्तर पर ये चीजें हो रही हैं। हमने भी इस बात की कोशिश की कि कुछ ऐसी चर्चाओं को हम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करें, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये मियावाकी जो तकनीक है प्लांटेशन की, वो क्या है, कहाँ से आई, इसका नाम भी बड़ा अनूठा है। और इसके लिए सीधे इस समय हम जुड़ने जा रहे हैं टेलीफोन लाइन के जरिए रवि कुमार सिंह जी से। रवि जी लखनऊ में हैं और IAFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से हैं, और लखनऊ के अलीगंज में जिस मियावाकी उद्यान को तैयार किया गया है या और भी इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं, रवि जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन सब में। तो आइए बात करते हैं रवि कुमार सिंह जी से। रवि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। मुझे लगता है कि आप लोगों का जो ये प्रयास रहा है मियावाकी उद्यान के रूप में, अब जब प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इसका उल्लेख किया तब तो इसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है और ये जानकारी भी लोगों तक पहुंची है। बिल्कुल। तो ये सब प्रयास जो है कब से शुरू हुए, किस रूप में शुरू हुए, थोड़ा आप बताएं। देखिए, अकीरा मियावाकी एक वैज्ञानिक रहे हैं जो जापान के एक वैज्ञानिक थे, बॉटनी के। उनके नाम पर इस मियावाकी विधि का नाम पड़ा था। हमारे देश ने इस विधि को अपने स्वरूप से थोड़ा सा हट के स्वीकार किया और बहुत सारे इसमें चेंजेस भी किए जो हमारे देश के लिए आवश्यक थे। इसमें इसकी जो अवधारणा है वो यह है कि हम लोग रिक्त स्थानों पर, खाली पड़ी जगहों पर, या फिर जहाँ पर कोई हरियाली नहीं है वहाँ पर हम एक संपूर्ण वन को तैयार करते हैं। और प्लांटेशन और वन में ये अंतर होता है कि प्लांटेशन में हम पेड़ लगा देते हैं और वो एक साथ पेड़ बढ़ते हैं और मोनोकल्चर या एक तरह के पेड़ सब दिखाई देते हैं। मियावाकी में हम एक समूह लगाते हैं वृक्षों के साथ हम उसमें छोटे पेड़ भी लगाते हैं और श्रब्स लगाते हैं और हर्ब्स भी लगाते हैं ग्राउंड फ्लोरा के लिए। अच्छा। तो इस तरह से 3 टियर में ये पेड़ जाके अपना रूप निकालते हैं। तो त्रिस्तरीय वृक्षारोपण जो है ये दिखाई देता है और एक बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता से ये बढ़ता है और एक जंगल का स्वरूप ले लेता है। इसके लाभ बहुत हैं। मुझे थोड़ी सी ये उत्सुकता हो रही है जानने की, क्योंकि वही वृक्ष अगर आप अलग से लगाते हैं, किसी और जगह पे लगाते हैं तो वो धीमी गति से बढ़ते हैं। इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जब प्लांटेशन किया जाता है या पौधे लगाए जाते हैं तो तेजी से बढ़ते हैं। ये पारंपरिक पौधे ही मोस्टली मुझे लगता है इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें। तो इसकी वजह क्या पारंपरिक पौधे होते हैं। हाँ, तो इसकी वजह क्या है कि इसमें ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं? इसके लिए उसकी मृदा को हम लोग काफी सुधार करते हैं। जो भी हम वनस्पति की ग्रोथ देखते हैं वो उसकी मृदा पे डिपेंड करती है, मिट्टी पर, उसके मिट्टी पे डिपेंड करती है। अगर मिट्टी उपजाऊ है और उसके पास कार्बन कंटेंट है, नाइट्रोजन कंटेंट है, तो जो वृक्ष है या जो पौधा है, वनस्पति है, वो बहुत तीव्रता से बढ़ेगा। तो उसके लिए हम लोग 1-1 मीटर का ट्रेंच खोद के वहाँ की मिट्टी को पूरा बदल देते हैं। अच्छा। ये सबसे बड़ा उसकी इंटरवेंशन है इस विधि में, जो अन्य पारंपरिक वृक्षारोपण में नहीं होता है। तो 1 मीटर गहराई तक जाके हम पूरी मिट्टी को स्क्वायर फॉर्म में मशीनों से बदलते हैं, मिट्टी की जांच करते हैं और उसमें जो तत्वों की कमी होती है उसके अनुसार उसमें हम मिश्रण तैयार करते हैं। तो इसके लिए फार्म यार्ड मैन्योर जो है उसमें मिलाते हैं, सूखी पत्ती मिलाते हैं, घरों में तैयार किया हम लोग जो तैयार कर सकते हैं कंपोस्ट पिट में, उस खाद को उसमें मिला करके उसको काफी उपजाऊ बना लेते हैं। अच्छा रवि जी, 2 चीजें हैं मेरे मन में उत्सुकता इस बात को लेकर भाई जाग रही है कि अगर मान लीजिए मैं ही हूँ या मेरे जैसे कोई व्यक्ति अगर इसको करना चाहेगा तो 2 सवाल अभी जो मन में आ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपसे मिलना है। ये हमें कब करना चाहिए, मतलब अगर हम ऋतु के हिसाब से बात करें, और दूसरा आपने जो गड्ढा खोदने की बात की, लगभग 1 मीटर गहरा गड्ढा, वो कितने दिनों बाद फिर उसको इस रूप में छोड़ने के बाद उसमें हम? देखिए, इसका जो यूनिट है वह स्क्वायर मीटर में है और जो भी भूमि हम तैयार करते हैं उसको एक ज्योमेट्रिकल शेप बना लेते हैं उसकी। अच्छा। और सही ऋतु आपने पूछा है तो वह ऋतु मार्च अप्रैल के बाद शुरू होता है इसकी तैयारी। साथ ही साथ नर्सरी में पौधे की तैयारी भी हम लोग कर लेते हैं इस समय। और वृक्षारोपण का समय है वह जून लास्ट या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में है, जब बारिश शुरू होती है। इस प्रकार से उस क्षेत्र को पूरा ही हमें मिट्टी हटा करके नई मिट्टी डालनी होती है। काफी बड़ा
रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, इनपुट भी चाहिए होता है। लेकिन जब ये वृक्ष तैयार होते हैं तो ये इनकी तीव्रता जो है वह काफी तेजी से ये अपना स्वरूप ग्रहण करते हैं और हर स्तर पे आपको हरियाली दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्तर पे हरियाली आ रही है, तीनों स्तरों पे आपको हरियाली दिखाई देती है। क्योंकि ये भी इसमें शायद एक पक्ष है कि हर जगह की आवश्यकता के हिसाब से या उसकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसके हिसाब से प्लांटेशन होना चाहिए। तो लखनऊ की अगर हम बात करें या आपने जो अलीगंज में तैयार किया है तो किस तरह के पौधे वहाँ लगाए? देखिए, इसके लिए ये शर्त है कि हम वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को ही लगाएं, हम कोई भी बाहर का वहाँ पे वनस्पति ना लगाएं। तो उसके लिए हमें एक सर्वे करना पड़ा था इस कार्य के लिए। इसे हम प्रिमिटिव नेचुरल स्पीसीज या वैरायटीज का नाम देते हैं, पीएनवी वैरायटीज की बात करते हैं। तो उसके लिए हमें गोमती के जो हमारे नेचुरल वन है लखनऊ के, उस पर हमने रिसर्च की और वहाँ पर सर्वे करके पता किया कि गोमती नदी के किनारे कौन कौन सी स्पीसीज प्राकृतिक रूप से उग रही हैं, बड़े वृक्षों में कौन सी हैं और श्रब्स में कौन सी हैं और हर्ब्स में कौन सी हैं। तो उसमें करीब 50 या 60 स्पीसीज हमने हर स्तर के लिए आइडेंटिफाई करी। फिर हमने उसको वैज्ञानिकों के माध्यम से NPRI का सपोर्ट किया लखनऊ में। अच्छा। और उसकी पुष्टि करा करके फिर हमने उसको इन मियावाकी में लगाया। आपको शायद आश्चर्य होगा कि बहुत सी स्पीसीज ऐसी निकली जिसमें लोगों को उनकी जानकारी नहीं थी कि लखनऊ में ये सब स्पीसीज पाई जाते हैं। उसको कार्य को हम लोगों ने इसमें संपादित किया है। अच्छा, देखिए, आप लोगों ने बड़ी गहनता से, बहुत गहराई में जाकर इस बात को लेकर शोध भी किया, रिसर्च किया, तैयारी की, जो भी जांच पड़ताल करनी थी की। आमतौर पर आजकल अब फैशन के हिसाब से भी लोग अपने अपने घरों में प्लांट्स लगा लेते हैं और धीरे धीरे स्थिति ये हो जाती है कि जो पारंपरिक पौधे हैं उनके बारे में जानकारियां भी धीरे धीरे हमारे जहन से बाहर हो जाती हैं। लेकिन ये जो शुरुआत है, एक तो मुझे लगता है कि फिर से हमें अपने उन पारंपरिक पेड़ पौधों की तरफ लेकर जाएंगे, उसके बारे में जानकारी। अब देखिए, इस तरह के उद्यान लगे हैं तो लोगों को जानकारी भी होगी कि किस किस तरह के पौधे उस जगह के लिए बहुत अच्छे थे, आवश्यक थे और उसे वहां होना चाहिए। मुझे लगता है रवि जी की ये सारे प्रयास जो है जिनकी चर्चा आपने की है, ये अब उत्तर प्रदेश में या लखनऊ की अगर मैं बात करूं कि आपके डिवीजन में आधिकारिक तौर पर किए जा रहे हैं, ऑफिशियली किए जा रहे हैं, ऐसा है ना? बिल्कुल। तो इसके लिए कोई प्लानिंग भी की गई होगी, तैयारी की गई होगी, मुझे लगता है, क्योंकि ये तकनीक नहीं थी तो इसको सीखने और जानने के लिए भी तो कुछ न कुछ प्रयास किए गए होंगे, क्योंकि अचानक हम किताबों में पढ़ के सिर्फ नहीं कर सकते इन चीजों को। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो प्रयास है करीब 3 वर्षों से किए जा रहे हैं लगातार जी। आज उसके हम लोगों को फल मिल रहे हैं। जो शुरू में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपने किया था, हम सभी ने जाके उस ट्रेनिंग को प्राप्त किया मियावाकी के बारे में। फिर हम लोगों ने एज ए मास्टर ट्रेनर बन करके बाकी विभाग, यहाँ पे जो हमारे सहयोगी विभाग है, नगर निगम, IDA, आवास विकास, उन सबको इसके बारे में जानकारी दी और ट्रेन किया। तो सभी विभागों ने यहाँ पर लगभग अपने अपने स्तर पे मियावाकी लगाना शुरू कर दिया है। और जिस मियावाकी का उल्लेख मन की बात में हुआ है वो है अलीगंज के पास में बनी हुई मियावाकी है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने अनुरोध किया हम लोगों से कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पार्क में ये मियावाकी लग जाए। तो हम लोगों ने जब देखा तो उनका पार्क करीब ऑर्डिनरी पार्क की तरह था। तो 700 वर्ग मीटर जमीन हमने उसके लिए मार्क करके अलग कर दी और उस भूमि पर हम लोगों ने मियावाकी स्थापित कर दी। ये 2 वर्ष पूर्व किया गया था और आज आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे पूरा जंगल बन चुका है। ऑक्सीजन फॉरेस्ट के रूप में लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो लोगों के प्रयास से ही हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए उनके बीच में। और अन्य विभागों ने जो हमें सहयोग दिया उसमें नगर निगम ने अपने पार्क की जमीन हमें दी और इसका जो वित्त पोषण था वो हमको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसके लिए दिया। तो इस प्रकार से 2-3 विभागों ने मिल करके और वहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से ही हम लोग इस कार्य को कर पाए। और लखनऊ में उस तरह के और भी कार्य अब काफी तीव्रता से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आबादी बढ़ रही है। हम लोगों को इस तरह के छोटे छोटे वन बनाने आवश्यक है ताकि यहाँ की जलवायु और जो प्रदूषण है वह भी नियंत्रण में रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको 3 वर्ष पूर्व शुरू किया था। अब जाकर के हम लोग यहाँ पर 7 या 8 जगह इसको सफलतापूर्वक लगा चुके हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें, चूंकि आपसे चर्चा हो रही है, तो वहाँ कोई ना कोई एक नोडल एजेंसी जरूर होगी जो कोऑर्डिनेट करती होगी सभी के बीच में। वृक्षारोपण के लिए नोडल तो यहाँ वन विभाग है और वन विभाग के लिए यहाँ पर एक जिला स्तरीय समिति गठित है जिसे जिला वृक्षारोपण समिति, अच्छा, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बोलता है। इसमें DM इसके चेयरमैन हैं और DS4 इसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं।
इनके मेंबर के रूप में सभी 27 डिपार्टमेंट्स हैं जो इस बैठक में आके पार्टिसिपेशन करते हैं। इसमें IDA, नगरीय निगम, आवास विकास, ग्राम विकास, अन्य विभाग भी हैं। तो इन विभागों के सहयोग से हर माह बैठ करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हम इनको टेकअप कर सकते हैं नए प्रोजेक्ट्स को। अभी जो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कम्युनिटी लैंडस्केप और एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, तो उन एरियाज को भी खाली करके अब हम लोग उसमें लगा रहे हैं। अभी ये 2 नए मियावाकी NHAI के माध्यम से हम लोग लगा रहे हैं रोड के किनारे, तो बहुत जल्दी आपको इस वर्ष आंसर तक तैयार मिलेंगे। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है कि सड़कों की आवश्यकता तो है ही है और बहुत अच्छे हाईवेज बने हैं, लेकिन उसकी वजह से अब पेड़ों की भी अब वहाँ जरूरत है, क्योंकि जो पेड़ कम हुए या अब क्षेत्र बढ़ गया उसका, तो वो इस तरह के प्लांटेशन के जरिए काफी जगह ऐसी उपलब्ध होगी और उससे पर्यावरण को तो खैर निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। आप जब ड्राइव कर रहे हैं इस तरह के हाईवेज पे तो बहुत अच्छा लगता है कि आसपास आपके दोनों तरफ हरियाली हो, पेड़ हो, बड़ा सुकून मिलता है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम मियावाकी उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिसका उल्लेख किया था। और मन की बात में चर्चा के साथ ही मियावाकी उद्यान के बारे में लोगों की जानने की उत्कंठा जो है बहुत बढ़ गई है। स्वाभाविक है, हर किसी को अच्छा लगता है कि वो पर्यावरण के संरक्षण में कुछ अपनी भी भूमिका निभाए या जो इस तरह के काम हो रहे हैं उसके बारे में जाने, और इसीलिए हमने प्रयास किया और प्रयास में सफल भी हुए। लखनऊ से इस समय डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं। आप डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं लखनऊ के और 2010 बैच के वो IFS अधिकारी हैं। तो मियावाकी उद्यान को लेकर जो लखनऊ में जिस तरह के काम हो रहे हैं उसके बारे में आपने विस्तार से उनसे चर्चा सुनी है, कुछ और बातें उनसे हम जानना चाहेंगे। रवि जी, देखिए, आप लोग विभाग के स्तर पर या इतने सारे विभाग मिलकर सभी एक साथ काम कर रहे हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि समाज की भागीदारी, और प्रधानमंत्री जी तो हमेशा इस बात को कहते हैं कि इस तरह के सारे प्रयास ऑन करने चाहिए सोसाइटी को, यानी वो अपना उसे समझे, अपना बना ले और उसको संभाले। तो ऐसे में सोसाइटी, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर, चाहे वो NGOs के तौर पर, संगठन के तौर पर, इनकी सहभागिता या भूमिका वहाँ लखनऊ में किस तरह की है? बिना समाज के सहयोग के और बिना उनकी रुचि के हम कोई कार्य बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इस मियावाकी के अभियान में हमें अलीगंज के ही निवासियों ने अनुरोध किया कि जो ये मियावाकी वन है इसको हमारे यहाँ लगाया जाए। तो उनके अनुरोध पर ही एक टीम वहाँ गई और उसने देखा कि वहाँ पार्क में इस कार्य को किया जा सकता है। तो 700 वर्ग मीटर जगह को चिन्हित करते हुए स्टेप बाय स्टेप उस वन को स्थापित वहाँ किया गया। कुछ कठिनाइयाँ भी आई, कुछ मशीनों को जाने में दिक्कतें भी हुई, वहाँ के लोगों को थोड़ा सा असुविधा भी हुई, परंतु इन सबको लोकहित में देखते हुए सबने मिल करके उस प्रोजेक्ट को वहाँ पे आगे बढ़ाया। और 2 वर्ष हो गए आज उस मियावाकी को, और आप देखेंगे कि जो वहाँ पर एक सघन वन के रूप में एक ऑक्सीजन पार्क जैसा बन गया है। अच्छा। और लोग उसका पूरा मॉर्निंग वॉक में जब मॉर्निंग वॉक करते हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम लोग जब गए थे तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे चिड़ियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। मॉर्निंग में चिड़ियों की संख्या वहाँ बढ़ गई है। इवन अभी मार्च और अप्रैल में तितलियों का भी उन्होंने बताया कि कई तितलियां उन्होंने देखी जो शायद वो पहले नहीं देख पाते। तो इस तरह से जब कोई बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है वहाँ की, तो वहाँ के लोगों को भी बड़ा आनंद होता है और उनको बड़ी खुशी होती है कि आज जिस वन को उन्होंने वन विभाग के सहयोग से लगाया है, आज उसको सब लोग देख रहे हैं, दूर से लोग आकर के उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसको लोग अपने यहाँ लगाने की बात कर रहे हैं। तो बिना जन सहयोग के हम लोग इस कार्य को शायद नहीं कर पाते, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। कई बार मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है रवि जी, गांव में मैं खुद रहा हूँ, रहता भी हूँ, घर भी है, कि गांव में भी अब इतने स्ट्रक्चर्स बन गए हैं कि वो जो पुरानी एक स्थिति होती थी कि हर घर के आगे बहुत सारे पेड़ होते थे, आगे पीछे पेड़ होते थे, अब वो स्थितियां बदल गई हैं और पक्के घर बन गए हैं, गलियां बन गई हैं, सब कुछ चीजें वहां पर हैं। आवश्यकता थी तो इसलिए है, लेकिन वहां भी इस तरह के प्लांटेशन की जरूरत तो रहती होगी या हो सकती है संभावना इसकी। गांव के लोग भी संपर्क करते हैं आपसे? हाँ जी, गांव से भी हमें लगातार इस पे हम लोग संपर्क में रहते हैं। हाँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक साल हम लोग दिसंबर से फरवरी के बीच में वहाँ की लोकल ग्राम सभा में एक बैठक आयोजित कराते हैं और वो माइक्रो प्लानिंग के माध्यम से हम लोग वहाँ खुली बैठक करके उनसे आवेदन प्राप्त करते हैं कि वह कहाँ पे इस वर्ष अपने ग्राम सभा में वृक्षारोपण करना चाहेंगे। तो वहाँ पे जगह की उपलब्धता है,
जैसा कि दिक्कतें जो शहरों में आती है वैसे हाँ, वो नहीं है उस तरह से ग्राम में नहीं है जी। और वहाँ पर अधिकतर हम लोग नहर की जमीन को या फिर जो हमारे चक मार्ग हैं उनकी सड़कों को या फिर हम कम्युनिटी लैंड में कोई बारात घर है या कोई धर्मशाला है या कोई हमारा पंचायत घर है, ऐसे घरों को और स्कूलों को हम लोग लेते हैं प्लांटेशन ड्राइव में। तो इस तरह के बहुत सहयोग वहाँ मिलते हैं और हर ग्राम में आपको कोई ना कोई पर्यावरण धारक मिल जाएगा जो पर्यावरण के प्रति पूरे गांव को सचेत रखता है और उसके में काम करने की इच्छा रखता है। तो इस तरह से उस बैठक को करके हम लोग प्रस्ताव लेते हैं लोकल लेवल से, उसको हम लोग ग्राम सभा का माइक्रो प्लान बताते हैं और बना करके उसको तहसील और फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में लेके अप्रूव करा के उनको रिसोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। तो बिना प्लानिंग के हम लोग एग्जीक्यूशन में नहीं जाते हैं और इस तरह से जब से हम लोग कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें अंतर दिखाई दे रहा है कि कोई ये नहीं कहता है कि आपने हमसे बिना कंसल्ट किए, हमसे बिना जानकारी लिए इस कार्य को किया। वो लोग भी इन्वॉल्व फील करते हैं अपने आप को योजनाओं के अंदर। निश्चित रूप से देखिए, तभी वो उसे अपना समझेंगे और उसकी जिम्मेदारी भी वो उठाने के लिए सहज तैयार होंगे। पर्यावरण को लेकर चिंता हर किसी में है, चाहे वो व्यक्ति गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, किसी भी धर्म, जात, उम्र, इन सब सीमाओं से परे हटकर हर कोई चिंतित है पर्यावरण को लेकर। और उस दिशा में प्लांटेशन जो है, वृक्षारोपण, एक बहुत बड़ा हमारे पास हथियार है जिससे हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन मियावाकी उद्यानों की जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई RWAs या NGOs शहरी क्षेत्र में इस तरह के काम करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता तो होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग हम लोग लगातार दे रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से हम लोग भी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। आपको सही पता है कि जो कार्य हम लोगों ने किया है उसके लिए भी हम लोगों ने 2 वर्ष पूर्व ट्रेनिंग ली थी और आकर के इस कार्य को किया। और जब भी हम कोई मियावाकी करते हैं तो हम उसको एक ट्रेनिंग का स्वरूप भी देते हैं। हम जब कार्य करते हैं तो हम इनवाइट करते हैं लोगों को कि आप आइए और देखिए कि हम लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, सो दैट एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनको मिल जाती है। अभी ये समय 27 डिपार्टमेंट मिल करके इस कार्य को हम लोग लखनऊ में कर रहे हैं और हर डिपार्टमेंट इसकी ट्रेनिंग लेकर के अपने यहाँ मियावाकी लगाने का प्रयास कर रहा है। तो जहाँ पर भी संभव होता है हम लोग वीडियोस बना करके कार्यों के प्रसारित करते हैं ताकि लोग वीडियो से सीखें। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया जा चुका है इस कार्य के लिए। कुछ 1-2 जगह हम लोगों ने गोष्ठी भी करी थी मियावाकी को लेकर के ताकि लोग उसको समझें और अडॉप्ट करें। बहुत महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे इसका विस्तार हर जगह हो रहा होगा। हमारी जानकारी में वो चीजें नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अन्य शहरों में भी इस तरह की तमाम गतिविधियां चलाई जा रही हों। चूंकि आप तो इस विधा से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, इस चीज के बारे में ट्रेनिंग भी आपने ली है, पढ़ा भी है और इसको लोगों को बताते भी हैं। इसको अगर हम पर्यावरण में परिवर्तन का एक माध्यम माने तो किस तरह का, कितना परिवर्तन का साक्ष्य हमारे पास है जहां पर इस तरह के प्लांटेशन किए गए हैं मियावाकी उद्यान के रूप में? देखिए, मियावाकी का जो स्थापना हमने करी है ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसकी योजना के अंतर्गत हमने इसको लिया है। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग सघन वन लगा करके वायु की गुणवत्ता को सुधार करें। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो महानगर हैं उनकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI है हमेशा मानक से थोड़ा ज्यादा रहता है। बिल्कुल। तो ऐसी दशा में हम लोग मियावाकी वन लगाते हैं तो ये 2 तरह से वायु को सही शुद्ध करता है। एक तो पहले ये उन जहाँ पर प्रदूषण है वहाँ पर एज अ एडसॉर्बेंट काम करता है, प्रदूषण को अपनी सतह पे सोख लेता है। अच्छा। और दूसरा ये कार्य करता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको अवशोषित करता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों तरीके से जो है वह ये वायु की गुणवत्ता को सुधारता है। कई जगह हमने अभी रिसर्च में भी ये देखा है कि जहाँ सघन वन लगे होते हैं रोड के दोनों तरफ, वहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण है, जो हॉर्न हॉन्किंग आदि का शोर है, वह वहाँ के निवासियों तक नहीं पहुँच पाता है। तो एज अ साउंड बैरियर भी ये जो है काम करते हैं हमारे जो सघन वन है। तो वायु और ध्वनि दोनों प्रदूषणों से बचाने के लिए ये प्लांटेशन बहुत उपयोगी हैं। और अब चूंकि ये अभी नई विधि है तो इसके जो अच्छे परिणाम हैं वह हमें 4 या 5 साल बाद दिखाई देंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी में काफी इजाफा होता है जहाँ पर इस तरह के पेड़ लग जाते हैं, क्योंकि नए पक्षी, नए तितलियां, नए इंसेक्ट्स और बहुत सारे अन्य जीव जंतु भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं और अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से सिटी एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में जहां हम लगातार देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी
मियावाकी में कमी आ रही है, वहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी को हम संतुलन दे सकते हैं, उनको एरियाज दे सकते हैं, उनको हम आइलैंड दे सकते हैं जहाँ पर वो अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में सिटी फॉरेस्ट बनाए जा सकते हैं, और ये एक ऐसी विधि है जिसको आप अपने ऑफिस के पीछे भी लगा सकते हैं, आप अपनी कॉलोनी में लगा सकते हैं, आप अपनी कार पार्किंग के आगे लगा सकते हैं, या ऐसे भी स्थान पे लगा सकते हैं जहाँ पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि हम यहाँ पर एक छोटा सा प्लांटेशन कर सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था रवि जी की बहुत सारे एनजीओज वगैरह भी जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, आप लोग भी कर ही रहे हैं या दूसरों के लिए भी आप लोग मदद करते हैं, तो एक निश्चित समय तक ही आप इस तरह की हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, उसके बाद तो उसको खुद जो भी जिस क्षेत्र में या जिसके जमीन में ये चीजें लगी हुई हैं उसको उसकी देखभाल करनी है। मेंटेनेंस के नजरिए से अगर हम देखें तो कितना सुविधाजनक है या कितनी उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है अधिक से अधिक? जी देखिए, मियावाकी वन में मेंटेनेंस बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। इसमें हम लोग जो भी शुरुआत में अपने रिसोर्सेज लगाते हैं, चाहे वो मिट्टी को बदलना है, ट्रेंच है, और फिर उसके बाद हम आयरन फेंसिंग करके उसको आयरन चेन लिंक फेंस करके उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंचाई आदि पर ही काम करना है, कोई और उसमें दिक्कतें नहीं आती हैं, जैसे वीड, उसमें वीड्स नहीं आती हैं, क्योंकि वीड्स नहीं आती है क्योंकि हम, आपको याद होगा कि किसान पराली जलाता है तो काफी पोल्यूशन फैल जाता है, तो किसान की पराली को हम उससे क्रैक कर लेते हैं, वी परचेज द पराली फ्रॉम किसान एंड वी यूज दिस पराली और पुआल एज अ मल्चिंग एजेंट। हम उसको मल्चिंग एजेंट के रूप में अपने प्लांटेशन में बिछा देते हैं मियावाकी के। तो उससे दो फायदे होते हैं कि एक तो मल्चिंग हो जाने से, वो लेयर बन जाने से ग्राउंड के ऊपर जो एवोपरेशन लॉस होता है पानी का वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा, जो वीड्स निकलती हैं, मतलब अनवांटेड ट्रीज या जो वेजिटेशन आता है वो आ नहीं पाता है, वो मिट्टी में जा नहीं पाता, इसलिए वो मिट्टी में जा भी नहीं पाता है और वहाँ वो ग्रो नहीं कर पाता है क्योंकि ऊपर पराली की लेयर पड़ी होती है बहुत बड़ी। ये हम काम करते हैं प्लांटेशन हो जाने के तुरंत बाद। तो इस तरह से उसमें मेंटेनेंस के नाम पर बहुत कम इनपुट चाहिए होता है मियावाकी में, और वह अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल फॉरेस्ट के रूप में निकल के बाहर आता है। अच्छा, दुनिया के अगर दूसरे देशों की बात करें रवि जी, भारत में तो ये विधा या ये तकनीक जो है आप बता रहे थे जैसे जापान से आई, अन्य देशों में क्या स्थिति है इस तरह के उद्यान की टेक्निक को लेकर? देखिए, जो जलवायु है वह मियावाकी विधि के लिए जो उपयुक्त है वो भारत देश में है, क्योंकि जो अन्य हमारे जिन डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज की आप बात करेंगे वह बहुत अधिक जलवायु उनके अनुकूल नहीं है। तो क्योंकि ये एक जो हमारा देश है वहाँ गर्मी के दिन अधिक है, बारिश भरपूर है और सॉइल हमारे पास बहुत अच्छी है, तो ऐसी दशा में मियावाकी जैसे सघन वन या मियावाकी तो एक विधि है जिसको हम लोग डेंस प्लांटिंग बोलते हैं, अगर साइंटिफिक रूप से देखें तो डेंस प्लांटिंग के लिए हमारा देश बिल्कुल उपयुक्त है। और अन्य देशों में अगर हम जाएं जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के प्लांटेशन। तो जहाँ इस तरह की जो जलवायु या परिस्थितियां होंगी जैसे भारत में है, उन देशों में इस तरह की संभावना हो सकती है, लेकिन सब जगह शायद ना हो पाए, ऐसा आपका कहने का आशय है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रवि जी आपसे मिली है, और मुझे लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया और अनुरोध किया देशवासियों से, और विशेष तौर पर जो शहरों में लोग रह रहे हैं, कि वे मियावाकी पद्धति के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें, और इसी कोशिश में हमने आपसे ये बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा यह है कि इसके जरिए हम अपनी धरती और प्रकृति को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं, हमें देना चाहिए, और उसकी शुरुआत हमें आज से अभी से कर देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जितना संभव हो, जिस रूप में भी संभव हो, जरूर करें। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एक बहुत ही यूनिक, बहुत अनूठे विषय को लेकर है। मुझे लगता है कि ये मन की बात ने हमें मौका दिया कि हम मियावाकी जो वनीकरण है या वनीकरण की तकनीक आप कह सकते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया, उससे हमारे अंदर एक उत्कंठा जागी, उत्सुकता जागी कि इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जाने। हम जाने का मतलब ये कि हम सब जाने और आप तक हम ये जानकारी पहुंचाएं। इसीलिए इस कार्यक्रम में हम कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इसके तकनीकी पक्ष को लेकर और व्यवहारिक पक्ष को लेकर भी। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं मधुकर वार्ष्णेय जी, जो कि फाउंडर हैं राइज फाउंडेशन के। दिल्ली में भी और दिल्ली के आसपास भी ऐसे कई शहर हैं, आप कह सकते हैं, जहां ये मियावाकी तकनीक से वनीकरण के काम को कर रहे हैं अपने फाउंडेशन के जरिए अपनी पूरी टीम के साथ। मधुकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
नमस्कार जैनेंद्र जी। ये जो आपकी मियावाकी तकनीक के बारे में जब चर्चा हुई तो आपसे संपर्क किया हमने और जानने की कोशिश आपसे कर रहे हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं, वैसे तो ये है कि प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जंगल का वन का क्षेत्र है वो ज्यादा हो, अच्छी बात है, लेकिन बहुत जगह ये संभव नहीं हो पाता जैसे शहरों में। तो आप लोगों ने राइज फाउंडेशन एनजीओ, ये कब और कैसे आप लोगों ने इस तकनीक को अपनाया और इस तरह की शुरुआत की? जैनेंद्र जी, 2011 से राइज फाउंडेशन पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है। तकरीबन 3 साल से पहले हम लोग जो प्लांटेशन है, जो कन्वेंशनल तरीका होता है, पारंपरिक तरीके से ही प्लांटेशन हम करते थे। और अगर उन डेटा को चेक करें तो सर्वाइवल रेट जो है उन प्लांट्स का 10% से ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा। उसके कई रीज़न है कि आप लगाते हैं प्लांट्स, फिर अगले साल या उनकी देखभाल नहीं हो पाती है, जिस वजह से वो बचते नहीं है। अच्छा, दिल्ली जैसे शहर में तो और भी बड़ी चुनौतियां हैं इसको लेकर। हाँ, तो हमने 2020 में, कोविड से पहले का वक्त है, उससे पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, तो मैंने जॉब छोड़ी ही थी। ऐसा लगा कि कुछ ऐसी समस्याएं जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं बनती जा रही हैं दुनिया में, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या बन गई है। इसको हम प्लांटेशन से कुछ हद तक इससे फाइट तो कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांटेशन तकनीक हम पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, क्या ये उतनी सक्षम है? मेरा ख्याल है जैसे दिल्ली जैसे शहरों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत सारी सीमाएं हैं उस तरह के प्लांटेशन को लेकर, जो जंगल या फॉरेस्ट की बात आप कर रहे हैं। मतलब हम इसको अर्बन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। हाँ। अर्बन में हमें पता है कि स्पेस कम हो रहे हैं, हाउसिंग या दूसरे डेवलपमेंट वर्क हैं, तो कम जगह पर कैसे एक अच्छा ग्रीन पैच जो है डेवलप कर सकते हैं, हरा भरा, उसकी कोशिश कर रहे थे कि कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप मियावाकी तकनीक के बारे में पहले से जानते थे, आप लोगों ने काम शुरू कर दिया और बाद में इसके बारे में पता चला? नहीं, हम ढूंढ रहे थे। जैसे मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो कोई भी चीज करने के लिए थोड़ी रिसर्च करने अंदर से रिसर्च की वो भावना रहती है जी। तो दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब एक होता है ना कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया क्या कर रही है और शहरों में क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने एक अर्बन गवर्नेंस का कोर्स भी किया है, मास्टर्स कोर्स, तो उसके अंदर कई शहरों में जाने का मौका मिला। तो इस बात की एक इच्छा जागृत हुई कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर रही हैं। तो ये निकल के आया कि मियावाकी जो टेक्निक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो दुनिया में कई जगह प्रयोग में आ रही है और भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी उस समय। तो मुझे लगा कि हमें एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये एक अच्छा टूल हो सकता है। तो पहला प्रोजेक्ट कहाँ आपने किया था? 2019 जुलाई, मतलब जस्ट मानसून के बाद, जैसा कि होता है जनरली मानसून में प्लांटेशन किया जाता है। हाँ। कांगनहेड़ी गांव है वेस्ट दिल्ली में, अच्छा, द्वारका के पास। तो वो हमने पहला प्रोजेक्ट वहां पर करा, देखते हुए कि क्या ये प्रोजेक्ट डुएबल है, आउटकम कैसा आएगा। तो आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज तकरीबन 3 साल होने को आ गए उस प्रोजेक्ट को, और वो एक बहुत ही अच्छा, एक छोटा सा ग्रीन पैच 1000 स्क्वायर फीट में हमने 300 प्लांट्स लगाए थे। अच्छा। तो एक बहुत ही अच्छा ग्रीन, बहुत ही घना जो है एक जंगल जैसा रूप उसने ले लिया है। मतलब अगर आज आप जाके देखें तो जैसे जंगल में होता है कि अंदर घुसने में परेशानी होती है, वो आपको वहां पे फील होगी और एक अच्छा, बहुत अच्छा ग्रीन पैच आपको मिलेगा। तो ये आपने इस जगह पर जो प्लांटेशन किया, किस तरह के पौधों का इस्तेमाल किया या पौधे लगाया? इसकी टेक्निक की खास बात कुछ ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें फॉलो करने की जरूरत है। पहला है कि इसमें जिस जगह पर भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं उस जगह के जो नेटिव, जो उस जगह के क्षेत्रीय जो पौधे हैं, अच्छा, जो कि उस जगह कई हजार सालों से डेवलप होके वहां पर लगाए जा रहे हैं, उन्हीं को लगाना है। हम कोई ऑर्नामेंटल प्लांट नहीं लगा रहे हैं, कोई विदेशी प्रजाति नहीं लगाते हैं। ये उस जगह के लिए अच्छी है, आगे पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। तो हमने वो नेटिव प्लांट्स की लिस्ट निकाली, दिल्ली एनसीआर में क्या प्लांट्स चलते हैं, तो तकरीबन 250 ऐसे पौधों की हमें लिस्ट मिली। अच्छा। जिसमें से ढूंढने से हमें एटलीस्ट आज की डेट में 70 से 80 प्लांट्स जो है मिल रहे हैं। काफी सारे, ये सुन के आपको आश्चर्य होगा, काफी पौधे एक्सटिंक्ट हो गए जो कि इस क्षेत्र में मिल नहीं रहे हैं। उसके लिए सरकार स्पेशल एफर्ट्स डाल रही है कि उनको फिर से लाया जाए। ये चीज हमें बाद में पता चली, लेकिन नेटिव प्लांट्स जो है वो इसका मेन यूज मियावाकी में लगाने तो का। जैसे आपने ये कांगनहेड़ी का बताया, किस तरह के जो प्लांट्स थे जो लगाए आप लोगों ने? कांगनहेड़ी में हमने जो क्षेत्रीय नेटिव प्लांट्स हैं, जैसे जामुन हो गया, नीम हो गया, अच्छा, आम हो गया, बड़ हो गया, पीपल हो गया, इस तरह के पूरी लिस्ट है जो हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास ही होती है। अच्छा, पहले तो इसी तरह के पेड़ चारों तरफ दिखते भी थे, लेकिन मुझे लगता है बहुत वर्षों से ये पेड़ कटे तो उसके बाद दूसरे लगे नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है। एक चीज बताएं कि ये चूंकि पेड़ काफी बड़े होते हैं साइज में, जब अपने पूरे साइज में आ जाते हैं,
ये जो मियावाकी तकनीक है वो छोटे पैचेस में कम जगहों में करने की कोशिश होती है, तो उसमें ये पर्याप्त हो जाता है जगह के हिसाब हाँ, से? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है लोगों का कि नीम का, बड़ का, पीपल का, इनके तने बहुत बड़े होते हैं। लेकिन एक चीज जो रिसर्च में सामने आई कि पौधों के अंदर भी जान होती है। जैसे हम तो पहले से ही मानते हैं, हमारे यहाँ तो पहले से ही पूजा होती है इसी वजह से जी। लेकिन पौधों के अंदर इस बात की सेंस भी होती है, जब वो एक दूसरे के करीब रहते हैं तो हॉरिजॉन्टली ना बढ़े, वर्टिकली बढ़ते हैं। जब उनको पता चलता है कि मेरे करीब में कोई और पौधा है तो वो फिर वर्टिकल जो सनलाइट है, जो सूर्य की रोशनी है, उसको अचीव करने के लिए वर्टिकली ग्रो करते हैं। तो इस टेक्निक की यही खास बात है कि जो आपका तना होगा वो उतना मोटा नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम पारंपरिक तरीके से जो प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उसके मुकाबले यहाँ पर हम 30 गुना ज्यादा प्लांट्स लगा रहे हैं, तो वो 30 गुना बेटर ग्रीन पैच बनेगा और प्लांट्स कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ में ग्रो करते हैं। अच्छा, इनकी मेंटेनेंस को लेकर क्या स्थिति है? कोई ज्यादा मुश्किल आती है? मेंटेनेंस सर ऐसा है कि दिल्ली जैसे शहर में हमने ये देखा, एक तो पानी की बड़ी समस्या है बिल्कुल, और मेरे ख्याल से देश में अब हर जगह ये समस्या बन रही है और पौधे बगैर पानी के नहीं चल सकते हैं। तो एक तो मेंटेनेंस में पानी इंपॉर्टेंट है, दूसरा है कि टेक्निक के अंदर काफी चीजें बताई गई हैं। जैसे 3 साल तक इनको अगर हम देखभाल करते हैं तो 3 साल के बाद में ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, फिर आपको खाली पानी देना है या नेचुरल वाटर से भी काम चल जाएगा। तो अभी हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जो हमारे लगाए हुए जो छोटे पैचेस हैं 2 साल में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। उसके बाद आपको चिंता करने अब की हम जरूरत चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है एक बार ये प्लांटेशन ऐसी हो जाती है, जब लग जाते हैं पौधे और बड़े भी हो जाते हैं, मुझे लगता है कि अगर किसी के अंदर संवेदना है, सेंसिटिविटी है, तो फिर वो खुद ही उसकी देखरेख करना शुरू कर देंगे आसपास के लोग। जैसे शुरू में एक जगह हमने प्लांटेशन किया तो एक RWA ने हमें बोला, इनिशियली उन्होंने ये बोला कि मेंटेनेंस आपकी है, सब आपने करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। पानी के लिए हमने बोला आपकी सोसाइटी पास में, पानी आप दे सकते हैं, कि नहीं हमारे यहाँ तो पीने के पानी की कमी, आपको कैसे हम दे दें। अच्छा। लेकिन 1 महीने 2 महीने हमारी केयर देखने के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये प्लांटेशन हमारी सोसाइटी के बगल में हो रहा है, एंड ऑफ द डे हमें ही फायदा होने वाला है। निश्चित रूप से। तो आगे बढ़ के अब उन्होंने बोला कि आप पानी हमसे लीजिए और जो भी देखभाल करनी है उसके लिए हम माली भी आपको देंगे। लोग सेंसिटिव है, जब रिजल्ट उनको सामने दिखता है तो फिर लगता है कि नहीं, हमें इसको ओन करना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। हाँ, मेहनत को मतलब पीपल अप्रिशिएट कि हमने मेहनत करी है, तो वो कहते हैं कि इसको साथ में इनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, मैं सोच रहा था जैसे आप बता रहे थे कि वो लोग कह रहे थे कि भाई आप ही सब कुछ करोगे, तो अब सब कुछ करने के लिए तो रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, ये सब कैसे मैनेज हो पाती है चीजें? हम लोग मतलब NGO हैं तो हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए और कुछ CSR फंड्स भी लेते हैं। अच्छा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका हिसाब किताब रखते हैं जितना चाहिए। अगर कुछ कमी पेशी है तो फिर अपनी जेब से डाल देते हैं। ऐसी टीम है आपकी कि जेब से खर्च करके भी इस काम को आगे बढ़ाना चाहती है। हाँ, मतलब डेडिकेटेड लोग हैं, कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो मंथली बेसिस पे देते हैं। और मैंने ये देखा है कि अपने देश में, अपने क्षेत्र में लोग इस बात के लिए सेंसिटिव हैं। जब भी हम डिमांड करते हैं कि कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए, हमारे कलीग्स हैं, मित्र हैं, उनको हमने बताया कि एक साइट की मेंटेनेंस के लिए साल भर के लिए X खर्चा है, तो वो साइट पे आए ही थे, आते ही उन्होंने कहा कि ठीक है, इस साइट का मेंटेनेंस हमारी तरफ से। क्या बात है। और अगले दिन सीधा अकाउंट में उन्होंने जो भी अमाउंट हमने बताया था वो डाल दिया। तो ये है लोगों में। अच्छा मधुकर जी, MCD मतलब अब तो MCD है, पहले तो पूर्वी दिल्ली का एक अलग से कॉर्पोरेशन था, साउथ दिल्ली का अलग से था, इस तरह के अलग अलग थे। इनके लिए भी बहुत सारे स्पॉट या जगहों को लेकर आप लोगों ने कुछ काम किया, ऐसा मैंने सुना था। हाँ, हमारे जैसे 15 प्रोजेक्ट हैं, उसमें से काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने MCD पार्क में करे हैं, MCD स्कूल्स में करे हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल में भी करा है। MCD के साथ में मिलके भी हमने प्रोजेक्ट करे हैं और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी करे हैं। तो हर तरह से कर लेते हैं। जैसे भी लैंड इज द मेन प्रॉब्लम, मतलब दिल्ली में जगह है, वही समस्या है। मुझे लगता है इसलिए भी खास तौर पे ये थोड़ी सुविधाजनक हो सकता है कि सरकार के जो इस तरह के कार्यालय हैं या क्षेत्र हैं, वहाँ कम से कम थोड़ी बहुत जगह तो मिल जाती होगी। जैसे स्कूल हैं, स्कूलों में भी कुछ ना कुछ जगह मिल जाती होगी इस तरह की। विनोद नगर में या कहाँ किया था? वेस्ट विनोद नगर है दिल्ली सरकार का स्कूल, वहां पर हमने छोटा पैच बनाया। फिर MCD के 3 स्कूल हैं,
द्वारका के आसपास उनमें हमने बनाए। तो इस तरह से मिल जाती है, मतलब हम हमेशा जो भी हमारे क्षेत्र में डिप्टी कमिश्नर हैं या जो भी एमसीडी के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते रहते हैं, तो हो जाता है। अच्छा मधुकर जी, सीमित दायरे में यानी कम क्षेत्र में ये सब इस तरह के मियावाकी तकनीक से जो वन लगाए जा रहे हैं, फॉरेस्टेशन हो रहा है, इससे पर्यावरण पर कुछ न कुछ तो ऐसे रिसर्च आई होंगी या उसका आकलन हुआ होगा कि कितना सकारात्मक फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, इसका कुछ विवरण है क्या? भारत में चूंकि अभी ये नया शुरू हुआ है, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये तो श्योर है कि जो इसमें लगे हुए प्लांट्स हैं, जो भी हमने ट्रीज या पेड़ लगाए हैं, वो 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं अगर हम पारंपरिक तरीके से पेड़ पौधा लगा रहे हैं। तो ये हमने देखा अपने प्रोजेक्ट में खुद। और घना जो ग्रीन पैच बन रहा है वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी आ रही है। और यूरोप में कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें इस बात के क्लियर एविडेंस हैं कि कहीं अगर हम प्राइवेट कॉलोनीज में या कहीं रेजिडेंशियल एरियाज में लगाते हैं तो तकरीबन 2 से 3 dB नॉइस पे फर्क पड़ता है, नॉइस को सप्रेस करता है। अच्छा। और टेम्परेचर का हमें पता ही है कि पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, तो 2 से 3 डिग्री या उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ता है, जो पेड़ों के बगैर और पेड़ों के साथ में अगर आप कंपेयर करते हैं तो एयर पोल्यूशन पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो पैच है ये आपके लिए एक तरह से फेंसिंग का काम कर रहा है, बीच में फिल्टर बन रहा है आपके लिए। और इसके अलावा लेटेस्ट साइकोलॉजी की रिसर्च भी आई है जिसमें ये बोलते हैं कि आपकी खिड़कियों से, आप ऑफिस में बैठते हैं, आपके घर के बाहर अगर आपको पेड़ दिखते हैं, हरियाली दिखती है, तो आपका मूड जो है अच्छा बना रहता है। निश्चित रूप से ये इस पे भी रिसर्च हुई है। प्रकृति के साथ आपका रिश्ता बनता है, आप देखते हैं उसे, फील करते हैं, तो वैसे ही अपने अंदर बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आप महसूस कर पाते हैं। एक आखिरी चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि कम से कम कितनी जगह की आवश्यकता होती होगी इस मियावाकी तकनीक से बनना? कम से कम 500 स्क्वायर फीट, मतलब 50 गज में लगा सकते हैं, और बड़े से बड़े की कोई लिमिट वो तो कोई लिमिट नहीं है। मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि हो सकता है बहुत से लोग जो इन बातों को सुनेंगे या इस तरह की बातों को अपनाना चाहते होंगे, तो हो सकता है कि वो कोशिश कर पाए। जाहिर सी बात है कि अगर आपसे संपर्क भी करना होगा तो बहुत आसान है, आप लोग की वेबसाइट या तमाम प्लेटफॉर्म है जहां से आपसे जुड़ सकते हैं। आगे का क्या प्लान? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जब इस तकनीक की बात की, मियावाकी तकनीक से जो वन लगे हैं, मिनी फॉरेस्ट या छोटा जंगल जिसको उन्होंने बोला, तो लोगों की उत्सुकता भी बढ़ेगी, लोगों का इसमें सक्रियता भी बढ़ेगी। तो आप लोगों का आगे क्या प्लान? या मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस टेक्निक को मन की बात में मेंशन किया, जिसकी वजह से लोगों में मतलब वो चेतना जो चाहिए वो, उसके लिए मन की बात एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। हमारे पास भी पिछले 2 दिन में तकरीबन 10-12 कॉल आ गई। अच्छा। कि भाई हम मियावाकी अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी अवेयरनेस तो आई है लोगों में, और इसका लाभ जो है हमें प्राकृतिक रूप से सभी को ही मिलेगा, क्योंकि जो हम पौधे लगा रहे हैं या जो भी पर्यावरण से काम कर रहे हैं, समाज में सभी के काम आने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सिलसिला और ज्यादा इसको विस्तार मिलेगा और ज्यादा लोग साथ आएंगे और ज्यादा इस काम को आगे बढ़ाएंगे, इस बात का विश्वास तो हम कर सकते हैं। आप आकाशवाणी के स्टूडियो में और हमसे बातचीत की, आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जयनंद जी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।